एक बार यही मिले थे, उस समय मैं अपने कुछ ऑफिशियल काम से आया था और पिछले चुनाव में भी मिले थे। तो फिर आपसे मुलाकात हो रही है तो शिमला प्रेस का बहुत अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, 2-3 बातें मैं अपनी ओर से रखूंगा, फिर जो आपके सवाल होंगे उसका मैं उत्तर देना चाहूंगा। मित्रों, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो केंद्र में या भाजपा की सरकार हो हिमाचल प्रदेश में, हम सबके साथ सबके विश्वास की बात करते हैं। और आपने देखा होगा कि गरीबों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की जितने चिंता नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की और यहां पर भाजपा सरकार ने की, ये सबों से हम सभी परिचित हैं। चाहे वो ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना हो, एक बहुत ही योग्य शेड्यूल कास्ट लीडर रामनाथ कोविंद जी को भारत का राष्ट्रपति बनाना हो, और एक बहुत ही समर्पित शेड्यूल ट्राइब नेत्री द्रौपदी मुर्मू जी को भाजपा का राष्ट्रपति बनाना हो, या केंद्र में सबसे बड़ी संख्या में ओबीसी मिनिस्टर्स का रखना हो, और जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए बाकी अलग कार्यक्रम चलाए गए, दोनों को एक प्रकार से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बना दिया गया। एससी कमीशन अलग है, एसटी कमीशन अलग है। तो ये भाजपा का रिकॉर्ड है। और कोरोना में किस तरह से काम किया गया गरीबों के लिए, बाकी आप सभी जानते हैं। इसी क्रम में मैं एक बात और बताना चाहूंगा। कल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। इकोनॉमिकली रिजर्वेशन के 10% परसेंटेज को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड माना है। मुझे इस बात का बहुत आश्वासन है कि उस समय के कानून मंत्री के रूप में मोदी जी की सरकार में इस पूरे बिल के साथ मेरा बहुत इन्वॉल्वमेंट था, और हम सभी गरीबों की चिंता करते हैं, चाहे वो पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब तो सबसे इंपॉर्टेंट है। भाजपा के सबसे बड़ी संख्या में एसटी एमपी भाजपा के हैं, एससी एमपी भाजपा के हैं, ओबीसी एमपी भाजपा के हैं, और इसी प्रकार से विधानसभा में हमारे एमएलए भी हैं, मिनिस्टर भी हैं। लेकिन एक कैटेगरी थी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस थी समाज की, नॉन रिजर्व कैटेगरी में, उनकी चिंता कौन थी, कौन करेगा। इसलिए पूरे विचार के बाद भारत के संविधान के आर्टिकल 15 और 16 में प्रावधान किया गया कि हम 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों को भी रिजर्वेशन देंगे। लेकिन ऐसा करते समय जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है ओबीसी का, एससी का और एसटी का, इसको कोई टच नहीं किया जाएगा। Without at all touching or tinkering with the existing reservation for the scheduled caste, scheduled tribe and OBC, a separate category shall be crafted for economically weak section. आपको मालूम है कि देश में जो भी रिजर्वेशन है वो 27% ओबीसी के लिए है, 15% शेड्यूल कास्ट के लिए और 7.5% शेड्यूल ट्राइब के लिए। दिस मेक्स 49.5%। उससे अलग अलग कैटेगरी बनाई गई और वो संविधान में ही बनाई गई। तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, ये लॉ 2019 में बना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में 4 साल लग गए और आज ये वैलिड हुआ है। तो हमें बहुत गर्व है कि नरेंद्र मोदी सरकार जो सबका साथ, सबके विकास की बात करती है, तो सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी सरकार है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर ऑल, सोशल जस्टिस फॉर ऑल,
अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द मार्जिनलाइज्ड पीपल। ये जो एक सोच है ना, सभी वंचितों के लिए अवसर मिले, तो एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक पल है। और आजाद भारत में आज तक इसको किसी ने नहीं सोचा, ये इस बात को समझना बहुत अच्छा है। तो मुझे लगा कि आज कल ही ये फैसला हुआ, मेरी आज यात्रा यहां थी, तो हमने कहा कि इस पर मैं अपनी टिप्पणी हिमाचल के प्रेस मित्रों के सामने करूंगा। इसके लिए मुझे लगा कि ये बताना बहुत जरूरी है कि किस तरह बीजेपी काम करती है, किस तरह नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं। और ये बात मैं इसलिए बहुत विश्वास से कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी स्वयं एक गरीब पिछड़े परिवार से आते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पिछड़ों की चिंता के साथ साथ SC/ST की चिंता के साथ साथ पूरे देश को जोड़ने की कोशिश की है वंचितों के मामले में, ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। द होल इंक्लूसिव अप्रोच ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी in taking all the deprived section of the country together with positive program is a great beacon of development, constitutional governance. हम जो काम करते हैं ठीक ठाक से करते हैं ताकि कोर्ट भी उसको ठीक मानता है। मित्रों, पहली बात है मुझे ये कहनी है। दूसरी बात, राहुल गांधी कहां है? कहां गायब है राहुल गांधी? यात्रा पर तो है, लेकिन हिमाचल से ऐसी बेरुखी क्यों है? कांग्रेस की पूरी लीडरशिप, मैं इफेक्टिव लीडरशिप की बात कर रहा हूं, उनको हिमाचल से इतनी बेरुखी क्यों है कि अब मुश्किल से 1-2 दिन में चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, राहुल गांधी दिखाई पड़े ना उनकी माता जी दिखाई पड़े। राहुल गांधी जी चल रहे हैं, देश को कितना जोड़ रहे हैं छोड़ दीजिए, लेकिन राहुल गांधी हिमाचल में प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं, यह हम पूछना चाहेंगे। क्या हार का डर है क्या कांग्रेस पार्टी को? और उसके कारण भी हैं। कभी बाई इलेक्शन हुआ था, 7 बाई इलेक्शन हुआ था, भाजपा 6 लड़ी, 4 जीती देश भर में। कांग्रेस पार्टी एक भी नहीं जीती और जमानत भी जब्त हुई। और सबसे रोचक कहानी तो तेलंगाना की है कि राहुल गांधी जी यात्रा करके महाराष्ट्र में घुस रहे हैं और वहां के बाई इलेक्शन में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। तो राहुल जी के यहां नहीं आने का कारण मुझे साफ लगता है कि एक और हार का ठीकरा उनके सर पर न फूटे, इसलिए वो नहीं आ रहे। लेकिन इससे एक बड़ा सवाल उठता है, कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश को गंभीरता से नहीं लेती है, यह बड़ा सवाल है। चुनाव में हार जीत होती है, लेकिन आपके नेता रिट्रीट पर हिमाचल में आएंगे और पॉलिटिकल प्रोसेस में जब जनता से जुड़ने की बात होगी तब दूर रहेंगे, ये कौन सी राजनीति है? ये ठीक नहीं है। इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है कि राहुल गांधी इसलिए नहीं आ रहे, सोनिया जी इसलिए नहीं आ रही है कि वो समझते हैं कि आगे नतीजा क्या हो रहा है। मेरे मित्र ने मुझे बताया कि खरगे साहब अपनी मेडन यात्रा पर आ रहे हैं अध्यक्ष के रूप में। तो हमारे संसद में एक बात आती है कि किसी MP का पहला भाषण होता है तो उसको इंटरप्ट नहीं करते। हाँ? तो खरगे साहब एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी इज कमिंग टू कैंपेन फॉर द फर्स्ट टाइम टू हिमाचल प्रदेश। तो मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, मेरे ख्याल में हिमाचल की जनता बोलेगी। मित्रों, तीसरी बात मुझे बतानी है, और ये हिमाचल प्रदेश में जिस तरह नारी शक्ति के लिए एक अलग मैनिफेस्टो लाया गया है, वो भारत की राजनीति में एक बहुत नए मील का पत्थर है। इसके लिए मैं बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में
हिमाचल प्रदेश भाजपा का अभिनंदन करना चाहता हूं इस सोच के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सोच देश भर में जाएगी कि हम देश की बेटियों के रूप में, हिमाचल प्रदेश की बेटियों के रूप में हमेशा उनके और विकास के लिए बड़ा काम करेंगे। मैनिफेस्टो आपने पढ़ा है, उसकी बातें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रखी है, विजन डॉक्यूमेंट में भी रखी हैं, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। लेकिन उनके इंडिविजुअल एम्पावरमेंट की बात हो, उनके हेल्थ केयर की बात हो, उनके टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट की बात हो, उनके एजुकेशनल एम्पावरमेंट की बात हो, ये होलिस्टिक पूरा एक मैनिफेस्टो जो बना है ये बहुत ही अभिनंदनीय है। और एक बात मैं आपसे बताना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया कि देश की महिलाओं को गवर्नेंस के फोकस में रखा जाए। अगर शौचालय बने देश भर में तो क्यों बने, उसमें भी नारी सम्मान था, उनको खेत में नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा देखिए, भारत की महिलाओं को एयरफोर्स में हेलीकॉप्टर उड़ाने का अवसर था, लेकिन फाइटर प्लेन उड़ाने का अवसर नहीं था। मोदी जी की सरकार ने कहा हमारी बेटियां एयरफोर्स का फाइटर प्लेन भी उड़ाएंगी। आपने देखा होगा कि उनको आर्मी में ऑफिसर रैंक परमानेंट नहीं मिलता था, आज उनको परमानेंट रैंक मिल रहा है। और आपने देखा होगा मंगलयान के जो साइंटिफिक पूल की हमारी बेटियां थी, हमारी टीम थी, उसमें ऊपर में 2-3 बेटियां बैठी हुई थी। तो ये बाकी सबसे बड़ी संख्या में महिलाओं को केंद्र में मंत्री बनाना, बाकी बनाना, वो सब चीज पॉलिटिकल बातें तो हम करते हैं। तो जेन्युइन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन विथ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी, देश की नारी शक्ति का सशक्तिकरण आदर और प्रतिष्ठा के साथ ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने आगे बढ़ाया, जिसके नतीजे सामने आते हैं। और देश के पूर्व आईटी संचार मंत्री के रूप में ये सबसे प्रसन्नता तब होती है जब मैं गांव में देखता हूं कि देश की बेटियां स्मार्टफोन ऑपरेट करती हैं, व्हाट्सएप करती हैं और गूगलिंग भी करती हैं, मुझे बताती हैं, तो ये देश का बदलाव हुआ है। तो आज ये जो मैनिफेस्टो का पार्ट है सेपरेट, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक प्रयोजन है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश ऐसे इनलाइटेंड स्टेट को और आगे बढ़ाने में ये बड़ा काम करेगा। मित्रों, एक अंतिम बात मुझे कहनी है, फिर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा कि बल्कि 2 सवाल, दो विषय। एक तो हमारे इस विजन डॉक्यूमेंट में पहली बार हिमाचल में सुशासन और सनातन दोनों के विकास की चिंता की जा रही है। गुड गवर्नेंस विच प्रोफाउंड एम्फेसिस ऑन आवर कल्चरल रिलीजियस हेरिटेज, जो हमारा सनातन है। और जिस तरह मोदी जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को आगे बढ़ाया, महाकाल को आगे बढ़ाया, बद्रीनाथ केदारनाथ आगे बढ़ा, और बाकी सब कार्यक्रम चल रहे हैं, तो हिमाचल जो देवभूमि है, तो देवभूमि के आध्यात्मिक मानकों का भी पर्यटन के दृष्टिकोण से और विकास हो, इसके लिए लगभग 12,000 करोड़ की अलग से व्यवस्था की गई है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है। तो शासन, सुशासन और सनातन दोनों की चिंता की जाती है। और अंतिम टिप्पणी मुझे यह करनी है, चुनाव है, हर को आसमान और चंद्रमा दिखाने का अधिकार है, जनता तय करती है। लेकिन भैया दिखाते हो तो बताओ तो कहां से लाओगे कि नहीं बताओगे। मैं देख रहा हूं कि आसमान और चांद दिखाने का काम कांग्रेस पार्टी खुद कर रही है। मैं उससे यही कहूंगा कि एक बार रोड मैप तो बता देते। क्या वही हाल है कि
वन रैंक वन पेंशन में 500 करोड़ रुपए दे दिया, और लाइबिलिटी कितनी है 60-65 करोड़ की, जो मोदी जी की सरकार ने करके दिखाया। तो अगर यही करना है तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी मैं कांग्रेस पार्टी को दोष नहीं देता हूं उसके लिए, क्योंकि जानते हैं जीतता नहीं है तो बोलने में क्या दिक्कत है। यूपी में बोल के चले गए, आसाम में बोल के चले गए, उत्तराखंड में तो बहुत बोले थे, वहां प्रचार करने गया था, तो यहां भी बोलो भाई। लेकिन यहां मैं सवाल जरूर करूंगा, आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन हमें पूछने का अधिकार है कि भैया करोगे कैसे, अपना ट्रैक रिकॉर्ड तो बताओ। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ओपन टू क्वेश्चंस। सर, कांग्रेस का ये आरोप है कि जिस तरह से हिमाचल में पिछले 5 सालों में जो कार्य किए हैं भाजपा सरकार ने, उन्हें अपना एक रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाना चाहिए। और दूसरा सर, देश भर से जो आपके राष्ट्रीय नेता है, प्रधानमंत्री से लेकर कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं यहाँ पर हिमाचल आ रहे हैं, सारे राष्ट्रीय स्तर की जो योजना है उनकी बात करें, लेकिन हिमाचल में यहाँ पर 5 साल में क्या क्या काम किए गए सरकार की तरफ से, वो यहाँ पर नई जनता के सामने रखा जा रहा है। क्या कहना सर आप? मेरे ख्याल में यह कांग्रेस का आरोप है, बीजेपी की ओर से बार बार कहा गया है, चाहे वो विजन डॉक्यूमेंट के समय हो या मैनिफेस्टो के समय हो, या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की टिप्पणियों को देखिए या अमित शाह की टिप्पणियों को देखिए, मैं इसको दोहराना नहीं चाहता हूं, या हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ठाकुर जी के भाषणों को देखिए, ये बातें बार बार कही गई, आज से नहीं। इसलिए ये उनका आरोप है, सच्चाई अलग है। यहां हमने अच्छा काम किया है। हिमाचल प्रदेश है वन ऑफ बेस्ट गवर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। एक बात हो रही है, आपने कहा कि वो पैसा कहां से लाएगी कांग्रेस घोषणा कर रही है। हिमाचल प्रदेश पर 70,000 करोड़ का कर्ज है आज। बीजेपी भी कोई चमत्कार नहीं कर पाई 5 सालों में इस कर्ज को उतारने के लिए, तो बीजेपी की अनाउंसमेंट से उसके लिए भी कहां से पैसा आएगा? उसका जवाब बहुत सिंपल है, आप फिजिकली मैनेज कैसे करते हैं। हर सरकार लोन तो लेती है, लोन के रिपेमेंट का शेड्यूल भी होता है, लेकिन अगर आप घोटाले नहीं करेंगे, करप्शन नहीं करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट आपको मिलता है और बैंक का मिलता है, यही नॉर्म है। सर, आप घोटाले और करप्शन की बात कर रहे हैं। गौरव फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स, हिमाचल में एक पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का पेपर लीक हुआ था एंड पीपल केम ऑन द स्ट्रीट, यूथ डिमांडेड सीबीआई प्रोब इनटू दैट एंड गवर्नमेंट नेवर ऑर्डर्ड अ सीबीआई प्रोब। मुझे ऐसा बता, आपने अभी मुझे ये नई बात आपने बताई, नहीं, बहुत पुरानी बात है। 10 मिनट यहां पर जांच बैठा दी गई है, एसआईटी बना दी गई है। अगर आप जस्ट मिनट, एसआईटी की जांच होने दीजिए, जो भी इसमें आरोपित होगा निश्चित कार्रवाई की जाएगी। सर, बीडी शर्मा हूं एनडीटीवी से। मेरा सवाल ये है कि बीजेपी के 20 के करीब बाकी है, आप कह रहे सरकार रिवाज बदलेगी, रिपीट करेगी, पॉसिबल है? नहीं, या रिपीट करेंगे? बाकी 20 के करीब बाकी है। मैं आपके सवाल के 2 जवाब। रिवाज बदलने का प्रकरण तो हमने शुरू किया ना, गोवा में बदला कि नहीं, आसाम में बदला कि नहीं, मणिपुर में बदला कि नहीं, जहां पर एक कमल खिलता नहीं था, उन इलाकों में मैंने बहुत प्रचार किया है, मुझे इस बात का बहुत गर्व है। अब त्रिपुरा में भी कमल खिलेगा। बाय द वे, देश का रिवाज बदला कि नहीं बदला? 84 के बाद पहली बार 30 साल बाद मेजोरिटी आई, 14 में, और 19 में मेजोरिटी आई कि नहीं आई, और 24 में भी आएगी। तो हमने रिवाज बदला है और हिमाचल में बदलेंगे। अब जहां तक आपने कहा रेबल की बात, इसके 2 कारण हैं। रेबल को हम मैनेज भी करते हैं, कर भी रहे हैं, जो हमारे अपने हैं उनको हम समझाएंगे, वो प्रक्रिया जारी है। लेकिन हमारे रेबल इसलिए भी हैं कि हमारे जीतने की संभावना भी है, लेकिन बीजेपी इलेक्शन लड़ती है, लोटस सिंबल लड़ता है, और हिमाचल की जनता लोटस सिंबल के साथ है, ये हमारा विश्वास है। सर, मेरा सवाल है सर, पिछले 2 दिन जो चुनाव हुए हिमाचल में, उसमें कर्मचारी बोर्ड का इम्पैक्ट दिखा है। कांग्रेस साफ कह रही है कि हम सत्ता में आएंगे, 10 दिन में ओपीएस बहाल करेंगे। बीजेपी के कई नेता आ चुके हैं यहाँ पर आपके जैसे, एक भी नेता ने साफ नहीं कहा कि ओपीएस देंगे नहीं देंगे, थोड़ा इस पर क्या बोलेंगे? आपका सवाल बड़ा अच्छा लगा मुझे।
तो मैं भी जरा इसका बैकग्राउंड दे देता हूं। ओपीएस कब समाप्त हुआ? ये तो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम। हाँ, जरा मुझे खाई 2003-4। आज हम किस साल में हैं? 2022 में। इसमें वीरभद्र सिंह कितने साल मुख्यमंत्री रहे? कांग्रेस के बाकी लोग कितने साल मुख्यमंत्री रहे? और अभी जो कांग्रेस की सरकार है राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, उन्होंने इसको इंप्लीमेंट किया क्या? माई इंफॉर्मेशन इज दे हैव नॉट डन इट। तो हम कांग्रेस की तरह, मैं उन्हीं के शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, जुमलेबाजी नहीं करते। ऑलरेडी हमारी उससे बात कही गई, इस कमेटी बनी है, इसकी जांच करके हम सुचारू निर्णय लेंगे। हम वो पार्टी नहीं है कि 500 करोड़ रुपए का झांसा देकर के चिदम्बरम साहब बजट में 1 रैंक 1 पेंशन को कंप्लीट की बात करते हैं। हमने कहा तो करके दिखाया, 65,000 करोड़ खर्चा किया। दैट्स हाउ वी डू। इसके लिए कमेटी सर अब बनाई ना, अब जो कमेटी बनाई हुई थी चीफ सेक्रेटरी वाली, वो उस पर तो कुछ हुआ नहीं, अब तो कुछ इंप्लीमेंट। अच्छा, आप कभी हमको ट्रस्ट करिए ना, अगर हमें ठीक से करना है तो हमें ठीक से इंप्लीमेंट कर दीजिए, वरना हम भी छत्तीसगढ़ की तरह नोटिफाई करके दिखा दें यहाँ पर कि देखो और एक को मिला नहीं। हम ये नहीं करेंगे। सत्ता में आएंगे तो करेंगे सर। मैंने आपको बता दिया ना, जांच करके रास्ता निकाल के सुलझाए निर्णय लेंगे। सर, एक वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज है उसकी इंक्वायरी की बात की गई है, उसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? मतलब उसका जवाब तो मेरे ख्याल में दिया जा चुका है उसका। बिल्कुल, अगर मैं कानून के छात्र के रूप में आपको उसका जवाब दूं, वक्फ एक्ट कंट्रोल्स द नेचर ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी। Waqf property can be used only for the waqf purposes. And if the property is being abused beyond the waqf, it becomes a legitimate question of concern. तो अगर उस दिशा में जांच की जा रही है तो गलत नहीं है। और कोई सवाल? थैंक यू।